नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के हालातों पर राज्यसभा को संबोधित करते दिखे। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट से भारत में स्थिति चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, वहीं गैस, तेल जैसे जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो रही है। पीएम ने कहा कि फर्टिलाइजर की सप्लाई प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसा है। जरूरी है कि भारत की संसद की उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे। पीएम ने कहा, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने वेस्ट एशिया के देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से बातचीत की। गल्फ के देशों के साथ बात कर रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि हमने हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी बातचीत की है। कमर्शियल जहाज पर हमला अस्वीकार्य है। भारत ने समस्या के समाधान के लिए संवाद का रास्ता सुझाया है। साथ ही ये भी कहा कि संकट का ये समय देश की बड़ी परीक्षा ले रहा है। जहां उन्होंने संसद में कही, आने वाले समय में हमारे देश की परीक्षा होनी है। अमेरिका और इजरायल के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, हॉर्मुज विश्व व्यापार के सबसे बड़ा रूट है, लेकिन हम उसके भरोसे नहीं रह सकते। हमने हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी बातचीत की है और पूरी दुनिया में जिस तरह से ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, तनाव के बीच कालाबाजारी, जमाखोरी पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो आने वाला समय मुश्किल भरा है। मोदी ने कहा, ट्रंप से बातचीत की गई है, आरसीबी सबसे महंगी है, आईपीएल। तो वही उन्होंने दोहराया ही। देखिए, 3 तस्वीरें सामने आई है जब केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। से अधिक के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने इन विकट परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं और अमेरिका के साथ भी संपर्क में है। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई निर्बाध चलती रहे, ये सुनिश्चित करना हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी राज्य सरकारों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। और जन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। भांडेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के दौरान सीएम ने 62 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। ट्रैक्टर चलाकर रबी फसल की कटाई की शुरुआत की और हितग्राहियों की योजनाओं के लाभ वितरित किए। देखिए रिपोर्ट। भांडेर के मंडी प्रांगण में आयोजित किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान और आम जन की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कन्या पूजन भी किया।
सम्मेलन के दौरान कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और उपकरणों की प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। भांडेर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पर सवार होकर खेतों में पहुंचे और रबी की फसल की कटाई की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने किसानों से संवाद भी किया और खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। पसीने की बूंदे टपकाकर पसीने में नहा करके भूखों के लिए परिवार में आनंद के साथ सबका भोजन का प्रबंध हो जाए, इसलिए अपनी जान की बाजी लगा करके खेत में मेहनत करता मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपने सभी किसान भाई बहनों के लिए। धरती माता की गोद में खेती किसानी करते हुए सदियां बीत गई, पीढ़ियां बीत गई। परमात्मा की दया से जब से मानव जगत में मानवता आई होगी तब से दुनिया में सबसे पहले खेती के माध्यम से मां समझ करके अपनी वसुधा के गोद में हमारे अपने सबके जीवन के पुरखों ने अपने जीवन के जीवन कुर्बान कर दिए और इसीलिए इस देश का भाग्य सदैव अगर कोई विधाता के नाते से माना जाता है तो किसान ही भाग्य विधाता है। इसलिए धन्य धान्य के देवता के नाते से बलराम को हम सिर माथे पे बिठा करके खेती किसानी की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ने सांदीपनी विद्यालय की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और बेहतर पढ़ाई का वातावरण मिल रहा है। इस साल से स्कूली बच्चों को दूध के पैकेट देने के लिए यशोदा माँ योजना भी शुरू की गई है। इसके पहले मुख्यमंत्री वृंदावन के जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन कर सभी प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। और चलिए बात कुछ और खबर की तो छत्तीसगढ़ के सांसदों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में डिनर का आयोजन किया। सांसदों के साथ डिनर अब अहम सियासी मुद्दा बन गया क्योंकि बीती रात सीएम विष्णुदेव साय ने सांसदों के साथ बैठक की और कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। बीजेपी इसे विकास और विकसित छत्तीसगढ़ से जुड़ी बैठक बता रही है, लेकिन कांग्रेस इसे दूसरे मुद्दे के साथ जोड़कर देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम अब सांसदों से फेवर मांग रहे हैं। आखिरकार क्या है पूरा मामला, देखिए। सीएम साय की डिनर डिप्लोमेसी। दिल्ली में हुआ डिनर, छत्तीसगढ़ में सियासी तापमान चढ़ा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में की सांसदों से मुलाकात। छत्तीसगढ़ सदन में छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ सीएम साय ने किया डिनर। डिनर पर हुई राज्य के समग्र विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा। सीएम साय के डिनर पर कांग्रेस कस रही है तंज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय केरल के दौरे पर रहे, जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। लेकिन जैसे ही सीएम कोच्चि से दिल्ली पहुंचे, सियासी पारा गर्मा गया, जिसका कारण बना सांसदों के साथ उनका डिनर का कार्यक्रम। दरअसल बीती रात दिल्ली में सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ डिनर किया, जिसके बाद ये डिनर इस वक्त प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इस डिनर को जहां बीजेपी आगामी विकसित छत्तीसगढ़ के विजन और राज्य के विकास के लिए एक बड़ी रणनीतिक बैठक करार दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस डिनर पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि इस वक्त राज्य सरकार को केंद्रीय सुरक्षा बल के 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान केंद्र सरकार को करना है, जिसमें राहत मांगी जा रही है। जब लोकसभा का सत्र चलता है तो अपने प्रदेश के सांसदों के साथ बैठना होता है, प्रदेश के विकास के संबंध में चर्चाएं होती हैं। तो कल हम कोच्चि से सीधे दिल्ली गए और कल रात में हमारे छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ बैठक हुआ और छत्तीसगढ़ के विषय में उनसे चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस की जो उनमें उपयोग छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो राशि की है, अब वो राशि बकाया है सरकार के पास, छत्तीसगढ़ सरकार के पास लगभग 22,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है।
ठीक। और वो राशि को माफ करने के लिए मुख्यमंत्री बकायदा सांसदों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोकसभा में या फिर प्रधानमंत्री से लोकसभा में बात उठाइए। कुल मिलाकर दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सांसदों के साथ बैठक छत्तीसगढ़ में दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। बीजेपी इसे केंद्र और राज्य के बीच विकास की गति बढ़ाने के लिए एक सेतु के रूप में देख रही है। वहीं कांग्रेस इसे राज्य की वित्तीय देनदारियों से बचने की एक रणनीतिक छटपटाहट करार दे रही है। लेकिन क्या सच में ये डिनर आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित होगा? अगर ऐसा है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस डिनर डिप्लोमेसी का स्वाद राज्य की जनता के लिए विकास के रूप में कितना मीठा रहता है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। नक्सल मुक्त घोषित करने की तय डेडलाइन से करीब एक हफ्ते पहले पश्चिम बस्तर के आखिरी बड़े कैडर पापाराव उर्फ मंगू ने आत्मसमर्पण कर दिया। 56 वर्षीय पापाराव अपने साथियों के साथ AK-47 समेत अत्याधुनिक हथियार लेकर बीजापुर के कुटरू थाने पहुंचा, जहां से सभी को जगदलपुर ले जाया गया। यानी कि कुल 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें 10 पुरुष 8 महिलाएं शामिल हैं। इनके पास से 8 AK-47, 1 SLR, 1 इंसास बरामद हुई। पापाराव के आत्मसमर्पण से पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी लगभग समाप्त मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में माओवाद के खात्मे की उम्मीद और मजबूत हो गई। सरेंडर से पहले नक्सल लीडर पापाराव ने आत्मसमर्पण अपने बयान में कहा कि बड़े नक्सली नेताओं के साथ साथ देवजी ने भी आत्मसमर्पण किया, जबकि पहले सभी ने मिलकर जनता के हक के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां बदलने के कारण कई साथियों ने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना, जिसका कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि हमेशा जनता के हित में लड़ने के लिए प्रतिबद्ध रहा और संघर्ष करते रहे। तो 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 10 पुरुष 8 महिला नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। भूमिका पूर्व महासचिव नक्सल आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक माना जाता रहा। नक्सलवादी आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व में पापाराव शामिल रहा। अंत की ओर अब लाल आतंक डेडलाइन जिस तरह से नजदीक आ रही है, 31 मार्च वो टारगेट सेट किया गया था जब नक्सलवाद को पूरी तरह से प्रदेश में खत्म कर दिया जाएगा। उसकी शुरुआत धीरे धीरे होती चली गई और अब वो डेडलाइन भी नजदीक आ रही है, जिसमें सबसे खतरनाक ये माना जाता था पापाराव उपनाम गणपति। कई ऐसे नक्सली थे जिन्होंने ढेर भी हो गए और कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। तो कुल 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनमें कई पुरुष और कई महिला नक्सली भी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पापाराव, जिसका नाम उप्पाला लक्ष्मण राव पूरा नाम बताया गया, उपनाम गणपति, और कुछ क्षेत्रों में पापाराव भी उसे कहा जाता रहा है। तो बता दें, आंध्र प्रदेश में जन्मा पापाराव, जिसने सरेंडर कर दिया है। लगातार कई राज्यों की पुलिस पता कर रही थी, तलाश कर रही थी, लेकिन अब ये जानकारी मिली कि उसने भी सरेंडर कर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवाद से जुड़ा रहा पूर्व महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ये माना जाता रहा है पापाराव, जिसकी भूमिका नक्सलवाद के अंत की ओर अब बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है। 2010 में भी ताड़मेटला कांड में वो लिप्त रहा। CRPF के 76 जवान जिसमें शहीद हो गए थे। नक्सल अटैक में पापाराव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। 6 जनवरी 2025 में हालिया नक्सल हमला भी हुआ था, आपको याद होगा, जब कुटरू बैदरू रोड पर ID ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हो गए थे। जो है ना, मैं 10 दिन से अंदर से सोच के आ रहा है, हम हथियारबद्ध संघर्ष हम छोड़ दिए थे। हम भारत संविधान के अनुसार मुताबिक हम जनता के लिए, जनता का जल जमीन हक का अधिकार के लिए लड़ूंगा करके मैं सोचा। अच्छा, वो मैं पूरा वो समर्पण नहीं थी, लेकिन वो हम भी इतना अभियानों को भी, ऑपरेशन कगार को भी, पुलिस के साथ कितना मुठभेड़ों भी मैं डरे नहीं है। वो बात नहीं है, मैं रोमट डरे नहीं है। डर के गया, सिलेंडर गया, कुछ लोग बोलते, वो बात नहीं है। हम ऐसे होने से नुकसान भी हो जाते। नुकसान होता नहीं, पार्टी के कौन चलाते, आगे ले जाना, जनता को फिर संगठित करना,
करके मैं हथियार छोड़ के वो मुख्यधारा में लौटूंगा, वो हिसाब से लौटूंगा। वो सरकार के हाथ में संविधान का अनुसार से हम काम करेंगे, वो बहुत सोचे। अभी ऐसे काम करूंगा मैं। बंगाल में इधर बोलने से वो मनकू का टीम है, लेकिन वो मनकू चले गए। उनको अपील मैं आने के भी अपील करूंगा। अभी भी वो लोग भी मुख्यधारा में लौट जाना करके मैं अपील देवी जी वो आत्मसमर्पण के गया, वो जाने के बाद भी मैं बहुत दिन मजबूत था। जाने दो, बड़े नेता को जाने दो, मैं नेताओं के चलाऊंगा बस्तर संभाग, ऐसे सोचा मैं। अच्छा। बहुत खतरनाक सोचा। ऐसे होगा फिर इधर जगह नहीं है, घूमने का भी जगह नहीं है। फोर्स वो पूरा कितना कैंप 17-18 कैंप है, जगह नहीं। किधर पापरा बोलने से फोर्स घेरला है। इसलिए ठीक है, वो पार्टी को बस्तर संभाग का लड़ाई को आगे ले जाना करके सोच के हथियार छोड़ूंगा, मुख्यधारा में जाएंगे। हम बस्तर का आदिवासियों को हम लड़ेंगे ही नहीं। और चलिए बात भोपाल से एक अहम खबर की, जहां लगातार कहीं से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व। और चलिए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर, जहां जंगलों के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में मां काली दिन में 3 अलग-अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। मान्यता ये भी है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। आइए दिखाते हैं आस्था, चमत्कार और विश्वास से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। छतरपुर के मां काली का प्राचीन सिद्ध मंदिर भले ही आकार में छोटा है, लेकिन यहाँ की आस्था और चमत्कार की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। खासकर नवरात्रि के दौरान यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। इस मंदिर में मां काली दिन में 3 अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देती है। जी, हमा की काली देवी माता हैं। यहाँ पर लोगों की बड़ी श्रद्धा से लोग आते हैं। कहते हैं यहाँ पर आकर दर्शन करने से जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। तो माँ का बहुत भव्य स्वरूप है जो हम लोगों को बहुत प्रभावित करता है, मन मोहता है। और हम लोग यहाँ माता का 3 रूप मतलब स्वरूप बदलती है वहाँ दिन में। भक्तों का मानना है कि माँ के इन तीनों रूपों के दर्शन से जीवन के हर चरण में सुख, समृद्धि और रक्षा का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि इस मंदिर को देश का इकलौता 3 रूपों वाली माता का मंदिर कहा जाता है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान अत्यंत सिद्ध है और यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। पीढ़ियों से यहाँ पूजा अर्चना होती आ रही है और भक्तों की अटूट आस्था इस मंदिर को और भी विशेष बनाती है। ऐसे हमारे यहाँ नवरात्रि में 9 देवी माता प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे ये आस्था के केंद्र बने हुए हैं और यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो काली देवी मंदिर की एक ऐसा कहते हैं इनके बारे में कि दोपहर में हर समय इनके रूप बदलते हैं, सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, शाम को कुछ और। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि मां काली की प्रतिमा कोलकाता से पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में लाई गई थी। हमारी काली देवी, बगराजन, झंझन देवी और खेरी की देवी और गांव की देवी मंदिर, ये 5 ऐसे स्थल है। वहाँ पीताम्बरा माता का स्थल है जहाँ पर श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आते हैं और माता के यहाँ 3 स्वरूप भी बदलते हैं। तो साथ में यहाँ पर भव्य मेले का भी आयोजन होता है, प्राचीन मेले का आयोजन होता है और मेले के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन होता है। यहाँ पर जवारे भी बोए जाते हैं। ग्रामीणों के द्वारा बड़ी आस्था के साथ यहाँ पर राजे बाजे के साथ प्रतिदिन भजन संध्या भी आयोजित की जाती है और माता का स्वरूप 3 बार बदलता है। इस तरह की यहाँ पर लोगों की आस्था है और बड़ी ही आस्था के साथ इस मंदिर में वहाँ लोग पहुँचते हैं। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।